यूरोप की जितने कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने शहरियों को वापस बुला लिया, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे बम रखवाता फिर रहा था, इलेक्शन की मीटिंगें कर रहा था। यूक्रेन के एम्बेसडर जो दिल्ली में हैं उन्होंने कहा है कि बड़े लीडर हैं, वो इंटरवीन करें तो मामला हल हो जाएगा। और आपने ये बात तो चल रही है, लेकिन जो असल बात उसने कही कि मैं हिंदुस्तान से बहुत मायूस हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। ये उसकी पहला लफ्ज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पे छापा है। लेकिन जो अफसोसनाक बात है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स को समझता ही नहीं है, उसे इल्म ही नहीं है। आज हिंदुस्तान की हैसियत कुछ भी नहीं है। यानी अमेरिका में डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कि यहाँ अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये सारी देन जो है ये इनके दौर की नहीं है, ये आप समझ लें, क्योंकि इनके दौर में चाइना अंदर आके बैठ गया है और ये झूठ बोलने पे तैयार बोले जा रहे हैं कि कोई नहीं आया। रशिया के ज़रिए कल जिस तरह से यूक्रेन पर हमले शुरू हुए और उसके बाद लगातार वहाँ से जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, भारतीय छात्र जिनकी तादाद 18 से 20 हज़ार बताई जा रही है, और जिस तरह के वीडियो मैसेजेस वहाँ से आ रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार के ऊपर यह सवाल खड़ा हो गया है कि 20-25 दिन से हालात कशीदा थे, हालात ख़राब थे, समय रहते छात्रों को क्यों नहीं निकाला गया। और एक फ़्लाइट जिसको भेजा गया एयर इंडिया की, उसका जो किराया 80,000 रुपये चार्ज करने की बात आई, हंगामे के बाद उसको घटाकर 60,000 किया गया। नॉर्मल अगर देखा जाए तो 26,000 किराया होता है। इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार के ऊपर सोशल मीडिया में सवालात खड़े हो रहे हैं। हालांकि कल से अगर देखा जाए तो मेनस्ट्रीम मीडिया इस पूरे मामले को ये बताने की कोशिश कर रही है कि पुतिन ने 20-25 मिनट नरेंद्र मोदी से बात की और यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं दिल्ली में, उन्होंने ये कहा कि मोदी एक बड़े लीडर हैं, उन्हें इसमें इंटरवीन करना चाहिए। इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं इंटरनेशनल तौर पर? हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए पूर्व एमपी मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, किस तरह से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? देखिए, ये जंग एकदम से तो हो नहीं गई। इसके एक महीने से पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि ये ऐसी शक्ल पैदा हो जाएगी, क्योंकि दो बड़ी हुकूमतें जो दुनिया पे काबिज़ हैं, ये उनकी साजिश है और सबको मालूम था। यूरोप की जितने कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने शहरियों को वापस बुला लिया, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे बम रखवाता फिर रहा था, इलेक्शन की मीटिंगें कर रहा था। उसको इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि दुनिया में होने क्या जा रहा है। देखिए, ये सब क्यों हुआ है। रशिया के इर्द गिर्द जितने कंट्रीज़ हैं उसको नाटो ने अपना मेंबर बनाया, जबकि 2014 में यह तय हो गया था कि नाटो के मेंबरशिप नहीं बढ़ाई जाएगी। रशिया ने इस एग्रीमेंट के तहत मना किया कि यूक्रेन को आप नाटो का मेंबर नहीं बनाएं, और नाटो का मेंबर बनने का मतलब ये है, रशिया का ये कहना था कि अगर नाटो का मेंबर बनेगा तो अमेरिका और यूरोप की फ़ौजें और उनके मिसाइल्स रशिया को चारों तरफ से घेर लेंगे। इसी पे ये हंगामा चल रहा था। लेकिन नाटो ने इन्होंने उसका मेंबरशिप बनाई। ये सबको मालूम था कि कोई भी कंट्री हो, मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ कीजिए कश्मीर में पाकिस्तान ये कह दे चाइना से कि आप आइए अपने यहाँ फ़ौज बिठा दीजिए, क्या मुझे अच्छा लगेगा? क्या हिंदुस्तान इसको एक्सेप्ट कर लेगा? वही कैफियत रशिया के साथ थी। लेकिन ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान जो है वो यूक्रेन का हुआ, क्योंकि वही नाटो जब अफ़गानिस्तान और इराक़ में आवाज़ आई, अमेरिका ने कहा, तो सारे नाटो वाले घुस गए। वो मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया, इराक़ को तबाह कर दिया और अफ़गानिस्तान के धज्जियाँ उड़ा दी। ये सारे बहादुरी दिखाई। एक नहीं जा रहा है वहाँ, उसको अकेला छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि इन्हें मालूम है कि यूरोप में तीसरी लड़ाई नहीं लड़नी है। उनके पास एक कौम है वो मुसलमानों की, अब तीसरी जंग ये करेंगे तो वो मिडिल ईस्ट में करेंगे। उसके लिए उनके पास बहुत से दलाल मुल्क हैं, जिसमें से सऊदी अरेबिया नंबर 1 है और उसका सहयोगी यूएई है, और इस तरह के जो मुल्क हैं ये लड़ाई वहाँ करेंगे।
अब ये जो असलहे की नुमाइश हो रही है हुई है, अब इसी नुमाइश से ये मिडिल ईस्ट के लोग वो असलहा ख़रीदेंगे। लेकिन जो अफसोसनाक बात है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स को समझता ही नहीं है, उसे इल्म ही नहीं है, उसके अक्ल ही नहीं है कि भाई तुम दुनिया में अपने को यहाँ डंका पीट रहे हो कि हमें दुनिया ने पहचान लिया है, तुम अपने बच्चों को 25-30 हज़ार बच्चों को तुमने वहाँ बेसहारा छोड़ दिया। किसी मुल्क के बच्चे वहाँ नहीं रहे, सब ने अपने 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 सिटीजन्स को बाहर कर लिया और एक बड़ी तादाद हिंदुस्तानी बच्चों की वहाँ इंजीनियरिंग कर रही है, वहाँ मेडिकल कर रही है, क्योंकि यहाँ मेडिकल बहुत बहुत महंगा है। वहाँ से वो मेडिकल कोर्सेज़ करते हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ करते हैं, सस्ता मुल्क है, इन सबको मालूम है। लेकिन इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की बात ये समझ में नहीं आई। लेकिन कल से तो मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है कि यूक्रेन के एम्बेसडर जो दिल्ली में हैं उन्होंने कहा है कि बड़े लीडर हैं, वो इंटरवीन करें तो मामला हल हो जाएगा। और आपने ये बात तो चल रही है, लेकिन जो असल बात उसने कही कि मैं हिंदुस्तान से बहुत मायूस हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। ये उसकी पहला लफ्ज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पे छापा है कि यूक्रेन एम्बेसडर सेड आई एम डिसअपॉइंटेड विद द पॉलिसी ऑफ इंडिया। वो हिंदुस्तान की उसने खबर खोल दी है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो अमेरिका के पीछे पड़े हुए हैं और उसकी ग़ुलामी कर रहे हैं, ये नाटो ने कभी किसी की मदद की है? अब उन्होंने कहा कि हम आपका सैंक्शन कर देंगे, बाइकाट कर देंगे, फला कर देंगे। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हिंदुस्तान और जो दूसरे मुल्क हैं उनकी इकानमी वैसी ही ख़त्म है। हकीकत में हिंदुस्तान की इकानमी कहीं कुछ है ही नहीं, सब ख़त्म है। ऐसी शक्ल में जब पेट्रोल $105 आज हो चुका है, अब पेट्रोल पे ये इनकी पूरी आमदनी पेट्रोल की एक्साइज पे थी और इन्होंने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, पैसा वहीं से खा खा के। अब पार्लियामेंट की इमारत बन रही है, नई प्राइम मिनिस्टर की कोठी बन रही है, प्राइम मिनिस्टर के लिए जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, मूर्तियाँ बन रही हैं, स्टैचूज़ बन रहे हैं, ये सारा पैसा ज़ाया कर दिया। आने वाला, अब आप देखिए कि ये 7 तारीख को इलेक्शन ख़त्म होगा, 10 को रिज़ल्ट आएगा और 10 के बाद पेट्रोल कम से कम 10 से 15 रुपए पर लीटर बढ़ेगा और उसके असरात क्या होंगे कोई इस पे बहस नहीं कर रहा है। इसलिए अभी साहब दुनिया 2 खेमों में कहा जाए तो बच चुकी है, एक रशिया का खेमा है, एक अमेरिका का खेमा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत अपने पड़ोसी तमाम ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हैं। रशिया के खेमे में भारत को होना चाहिए था, या जिस तरह से अमेरिका के साथ भारत खड़ा हुआ है आज भी, उसको किस तरह से? देखिए, जब ये मुल्क कुछ नहीं था, आज नेहरू को ये लोग गाली देते हैं, और हिंदुस्तान में खाने को भी नहीं था। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो ये लुटा हुआ मुल्क था, अंग्रेज़ सब कुछ यहाँ से उठा ले गए थे, एक कौम बढ़ चुकी थी, नफ़रतें एक दूसरे की तरफ फैल गई थीं। उस वक़्त हिंदुस्तान की फॉरेन में पॉलिसी जब उसने नॉन अलाइन शुरू किया तो वो एक तीसरी फोर्स थी हिंदुस्तान, जबकि इसके पास कुछ नहीं था। आज न्यूक्लियर पावर है और वो भी कांग्रेस की वजह से न्यूक्लियर पावर बनी। आज हिंदुस्तान की हैसियत कुछ भी नहीं है, यानी अमेरिका में डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कि यहाँ अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये पहला मौका है कि हिंदुस्तान के बहस कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क नहीं बल्कि फैनेटिक मुल्क है और यहाँ मुसलमानों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ जुल्म होता है। यूएन में अब तक 8 बार डिस्कशन हो चुका है। और दूसरी तरफ अमेरिका का तजुर्बा हमने सन 72 में भी किया था कि जिस वक्त इंदिरा गांधी बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रही थी, अमेरिका ने कहा हमारा 7वां बेड़ा आ रहा है, 4था बेड़ा आ रहा है और ये आ रहा है, कुछ नहीं हुआ। वो कभी भी किसी के लिए नहीं जाते हैं, ये उनकी तारीख़ है। जब भी मौका मिला है वो सिर्फ कमज़ोर को दबाते हैं, जैसे उन्होंने मुसलमान मुल्कों के साथ 9/11 के बाद किया था। हमको ये फ़िक्र लग गई है और हमें ये समझता हूँ मैं कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं इस मुल्क में। इस मुल्क में जितनी बेरोज़गारी थी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी और इनके संभाले नहीं संभलेगी। अनफॉर्चुनेटली ये तो जैसा भी सभी कह रहे हैं कि यूपी से
इनका मामला पहला डोज लग गया है और ये रुखसत हो रहे हैं। 24 में भी ये रुखसत अगर हो गए, कोई भी हुकूमत आएगी उसको मुल्क चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अदीब साहब, सोशल मीडिया पर कल से इस तरह का चलाया जा रहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाए, लोगों ने टैक्स दिया, महंगाई बढ़ी, टैक्स दिया, तो उसका सबब यह था कि हथियार खरीदे, भारत बहुत शक्तिशाली हो गया है। मुझे नहीं मालूम कि कितना शक्तिशाली है, लेकिन ज़रूर बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ी फ़ौज है, बहुत बड़ी आबादी है, इससे डिनाइल नहीं है। लेकिन ये कोई इनकी दी हुई देन नहीं है। देखिए, सन 65 की लड़ाई जब हुई थी, उस वक़्त पाकिस्तान छोटा मुल्क था। इंडिया से 65 की लड़ाई हुई, उस 65 की लड़ाई में करीब करीब बराबरी पे छूटे। पाकिस्तान जश्न मनाता रहा और बगले बजाता रहा कि साहब हमने हिंदुस्तान से बराबर की लड़ाई लड़ ली। लेकिन इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने पूरी क़ुव्वत फ़ौज पे लगा दी। जब 72 की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान वही 65 की पोजीशन पे था अपनी फ़ौज में, और ये कई गुना ऊपर बढ़ गए थे। तो ये सारी देन जो है ये इनके दौर की नहीं है, ये आप समझ लें, क्योंकि इनके दौर में चाइना अंदर आके बैठ गया है और ये झूठ बोलने पे तैयार बोले जा रहे हैं कि कोई नहीं आया। उन्होंने नई बस्तियां बसा ली, ये नहीं बना पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब किसी जाहिलों के पास कोई इतनी बड़ी हुकूमत के कब्ज़े में आ जाए तो वो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। मैं समझता हूँ ये मुल्क कहीं पर भी नहीं खड़ा होता। यानी आप देखिए, कल यूक्रेन पे अटैक किया रशिया ने, उनका प्रेसिडेंट वहाँ जाके बैठ गया, इमरान खान वहाँ बैठे हुए थे। ये वर्ल्ड न्यूज़ बन गई। एक दुनिया बदल रही है। देखिए, एक खेमा तो यहाँ की मीडिया तो कह रही है ना, उन्होंने खुद फ़ोन किया पुतिन ने और 25 मिनट तक बात करते रहे मोदी से। देखिए, ऐसा है कि ये क्या बात कर रहे थे, ये पुतिन साहब बता रहे थे क्या पोजीशन, क्या मतलब रशिया के ज़रिए अपने आदमियों को वापस ला रहे थे, क्या बात कर रहे थे। जब पुतिन ने खुले खुले लफ्ज़ों पे ये परसों अल्फाज कहे कि अगर किसी ने मदाखलत करी, ये उसका जुमला है जो पॉलिटिकल यानी डिप्लोमेटिक जुमला नहीं है, ये बड़ा यानी कहते हैं कि इस लैंग्वेज में कोई बात नहीं करता है। लेकिन उसने ये कहा कि अगर किसी ने मदाखलत करी तो वो अपने तारीख़ की बदतरीन दिन देखेगा, रशिया उसको वो दिन दिखा देगा। उसके बाद नाटो वालों ने कहा कि साहब हम अपनी फ़ौज नहीं भेज रहे हैं, अमेरिका ने कहा अपनी फ़ौज नहीं भेज रहे, अमेरिका ने कहा हम बातचीत नहीं कर रहे, हम बस कोस रहे हैं, कोसे जाइए, क्योंकि उनके पीछे कौम खड़ी थी। आज हमें नहीं मालूम कि हम रशिया के साथ हैं या यूक्रेन के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं, और हम बिल्कुल किनारे पड़े हुए हैं, बरखिलाफ़ इसके कि जो नया एक ग्रुप बन रहा है। आप देखिए, चाइना से उन्होंने छिड़खानी करी, पहले ट्रंप थे तो ट्रंप चाइना से मोर्चा ले रहे थे, लेकिन चाइना ने इकनॉमिकली पूरा कब्ज़ा किया हुआ है अमेरिका की मार्केट पे, तो उन्होंने चाइना की तो छोड़ दिया, अब वो रशिया के पीछे लग गए। तो वो चाहते ये हैं कि हर मुल्क अपनी एक पॉलिसी बनाता है। ये वाहिद मुल्क है जो हमेशा से फॉरेन अफेयर्स में दुनिया में जिसकी अहमियत थी, यानी नासिर और टीटू और नेहरू ने मिल के जो नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट किया था, वो पैरेलल बॉडी थी दो सुपर पावर के बीच में। अब हम कहाँ हैं? हम कहीं नहीं हैं। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि साहब वो साइकिल पे बम रखा हुआ था, वहाँ लड़ाई हो गई, वो बम छोड़ रहे हैं, अयोध्या फना बना दिया है। इस मुल्क को बर्बाद करने में जो 7 साल लगे हैं, अब 17 साल लगेंगे इस मुल्क को वापस लाने में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अब आने वाला वक्त है, जब $70 पेट्रोल था तब आप बेच रहे थे $90 और $100 का, उस पर एक्साइज कमा रहे थे। अब जब $110 या $120 हो जाएगा, जो अगर ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड वार नहीं होगी, क्योंकि यूरोप कभी भी अब तीसरी वर्ल्ड वार नहीं लड़ेगा, लेकिन गरानी बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा, और जब पेट्रोल बढ़ेगा तो ये और कितनी एक्साइज बढ़ाएंगे, एक्साइज कम करेंगे पेट्रोल को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे चलेंगे। तो ये इन्होंने लाके ऐसी जगह खड़ा कर दिया है। अमेरिका इनके साथ
इसलिए 100% नहीं आ सकता कि पाकिस्तान, और अगर उनको अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करना है और कर रहे हैं वो, तो अफ़गानिस्तान बग़ैर पाकिस्तान के उनके हाथ नहीं आ सकता। ईरान और तुर्की ये जो मुल्क खड़े हो रहे हैं और चाइना उनके साथ जुड़ रहा है, और अब जिस तरीके से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी समझ में आ गई, वो तो एलानिया उन्होंने कह दिया कि भाई अब हम अमेरिका के चक्कर में नहीं आएंगे। उन्होंने तय कर लिया जो तीसरा ग्रुप तैयार हो रहा वहाँ गए, अच्छे गए या बुरे गए, लेकिन उनकी पॉलिसी तो बन गई, हमारी कोई पॉलिसी नहीं। शुक्रिया अदीब साहब हमसे बात करने के लिए, जिस तरह से यूक्रेन पर अदीब साहब बात कर रहे थे और इस पूरे इंटरनेशनल जो इशू है उस पर बात करने की और अपनी राय रखने की कोशिश की। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।